एंड नमस्कार टू एवरीवन। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स के जनवरी 2025 सीरीज को, जिसमें कि हम लोगों ने कल कवर कर रखा था कल्चर वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके साथ साथ स्कीम वाला पार्ट भी कवर कर लिया था। आज हम लोग साइंस एंड टेक देखेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं। पेज नंबर 107। तो हमारा पहला टॉपिक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 2020 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड ये कहाँ पे हुआ था? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, IBDC। इसके अंदर दो फ्रेमवर्क है। एक तो है कि IBDC का पोर्टल है, एंड अगेन IBDC का पोर्टल है, एंड FEED क्या है? द फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, FEED। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्राइड, जो बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस हैं उस पर बेस्ड है। जीनोम इंडिया के बारे में जानते हैं। जीनोम इंडिया स्टार्टेड इन 2020 विद द कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूशंस टू मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, DNA और RNA में डिफरेंस ये होता है कि एक में थाइमिन होता है, दूसरे में यूरासिल होता है। यहाँ पे देखिए, बाकी तीनों कंपोनेंट जो हैं सेम है ऑलमोस्ट। साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन, all three components are same, but the only difference is the uracil and thymine. Thymine is present in DNA while as uracil is present in RNA. जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? यही जो RNA और DNA है, ये क्या करते हैं? सेट्स ऑफ जीन्स बनाते हैं, एंड इन जीन का जो कलेक्शन और स्टडी जो होता है वो जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी आदमी का कलर क्या है, किस तरीके से फंक्शन करेगा, उसकी आंखें का रंग कैसा है, बॉडली फीचर्स, इवन समथिंग अप टू इंटेलेक्चुअल फीचर्स भी वो DNA पे, RNA पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक सोसाइटी एज अ होल का पता लगाना कि उसमें कितनी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, शारीरिक व्याधियाँ क्या क्या है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज टू बी अकर्ड। जैसे मान के चलिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्राइब्स में सिकल सेल एनीमिया का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा होता है। द रीजन बीइंग कि वो लोग जो हैं प्रोटीन कंजम्पशन लेस अमाउंट में करते हैं, साथ ही साथ आयरन का कंजम्पशन भी लेस अमाउंट में करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग का फ़ायदा ये है कि मेडिकल सेक्टर्स में आपको एक एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। आप अच्छे अच्छे ड्रग्स एंड जो दवाइयाँ होती है उसको डिस्कवर कर पाएंगे, विच इज़ टारगेटेड टू द वेरियस डिजीज। जैसे कि बहुत सारे रेयर डिजीज होते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए जीन्स का पता होना जरूरी होता है, एंड उन रेयर डिजीज को टारगेट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जीन्स के बारे में जानना होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस मेडिकल रिसर्च में है। फिर अदर एप्लीकेशन है कि प्रिसाइज मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी, ट्रैकिंग पैथोजेंस ड्यूरिंग द आउटब्रेक अलाउज फॉर द बेटर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस। वैक्सीन डेवलपमेंट इज अनदर सेक्टर। एग्रीकल्चरल साइंस में भी बड़ा यूज है। लाइव स्टॉक सेक्टर, जो भी मुर्गी पालन, बकरा पालन इत्यादि करते हैं, तो उसमें कभी कभी डिजीज स्प्रेड हो जाता है। तो एंड उस डिजीज के स्प्रेड को रोकने के लिए हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोसेस बताया गया। आई थिंक ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं? इंडिजन प्रोजेक्ट हैं, जो कि इंडिया के वेरियस एथनिक ग्रुप्स को के जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव बाय DBT। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड लेवल पे है। एक 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट UK का है। इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्ट, अफ्रीका, एशियन, यूरोपियन ग्रुप की स्टडी करने के बारे में। चैलेंज क्या क्या है? देखिए, चैलेंज सबसे पहले तो ये है कि एक तो हेजिटेंसी है लोगों में, जो जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, उसमें एक हेजिटेंसी देखी जाती है। दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। रीजन बीइंग कि प्राइवेसी का इशू आता है। फिर दूसरा इशू आता है डेटा कलेक्शन का, कि डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं कितना सिक्योर। एंड विद दिस अनदर लिंक इज देयर, दैट इज द पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग, स्पेशली ऑफ
लोअर कास्ट और अदर एथनिक ग्रुप आर वल्नरेबल। इससे उनकी खामियों का पता चल जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी से, एंड ये डेटा यदि लीक हो जाए तो इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अनदर प्रॉब्लम है कि फाइनेंसिंग का इशू। जो इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें फाइनेंस कैसे करेंगे, कौन फंड करेगा। जैसे यूएसए में आप लोग एक रॉकफेलर इंस्टीट्यूट आप लोग सुने होंगे। इनिशियली उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन यूएसए में, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं उसमें रॉकफेलर इंस्टीट्यूट का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। चलिए ये तो होगी कमियाँ। अब इम्प्रूव कैसे किया जाए। इम्प्रूवमेंट के लिए एडवांसमेंट इन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज। दूसरा एक एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि जो वल्नरेबिलिटीज है उसको एड्रेस किया जा सके, एंड वेयर एवर ग्लोबली द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर बीइंग कंडक्टेड उसको अडॉप्ट करना चाहिए, एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स पीपीपी मॉडल को अपनाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ में क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इशूड अ ड्राफ्ट रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चर यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द हैजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल अमेंडमेंट रूल 2024। हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने अभी एक रूल लाया है दैट इज सेल अमेंडमेंट रूल, और जो भी इंडेंजर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके रिगार्डिंग रूल लाया गया। एंड ये जो रूल है दिस इज इन अलाइनमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जीन कैंपेन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस विल बी अंडर द GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेचल कमिटी। सबसे पहले जीएम क्रॉप्स होते क्या हैं। जीएम क्रॉप होते हैं वो क्रॉप्स जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए होते हैं। दैट मीन्स कि सर्टेन जीन को मॉडिफाई किया गया होता है या फिर रिप्लेस किया गया होता है। जीन एडिटिंग में क्या करते हैं हम लोग, जीन को कट करके बाहर कर देते हैं, जो मतलब फॉल्टी जीन्स होते हैं उसको कट करके बाहर कर देते हैं, दैट इज जीन एडिटिंग। जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आप जीन को कट करके बाहर कर दीजिए बट उसके रिस्पॉन्ड में उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा जीन लाइए जो उस चीज़ को इंप्रूव कर सके। मान के चलिए आप किसी भी क्रॉप का यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं किसी भी क्रॉप का, तो उस केस में आप ये मान के चलिए गेहूँ है, ये जीन है इसके अंदर, आप इसको रिमूव कर दीजिए, ये वाला पार्ट जो पहले से एल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको रिमूव कर दीजिए, और बाहर से जो अनदर वेराइटीज है जो कि ज़्यादा एल्ड प्रोड्यूस करता है उसको इंसर्ट कर दीजिए, एंड डेट विल बी द मॉडिफाइड वीट। एंड इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बट इसके क्या है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि बॉलवर्म कॉटन में यूज़ किए गए हैं तो उसमें क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ा बट दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू वेरियस अनदर ऑर्गेनिज्म, और नई तरह का डिजीज उत्पन्न हो गया। जैसे एक मेथड आपको मैंने बताया कि जीन एडिटिंग करके उसको रिप्लेस कर देना है वो है, तो उसी तरह से जीएम क्रॉप का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। डिफरेंट मेथड दिए गए हैं। जीन गन अप्रोच, पहला है जीन गन अप्रोच जिसके अंदर डीएनए कोटेड जो मेटल पार्टिकल्स हैं दैट आर बॉम्बार्डेड इनटू द प्लांट सेल, दैट इज जीन गन अप्रोच। जैसे एग्जाम में आएगा कि आ सकता है कि जीन गन अप्रोच क्या है फर्स्ट। दूसरा है कि एग्रोबैक्टीरियम अप्रोच। इस केस में क्या है कि बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इन द प्लांट सेल। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है उस जीन को जो रिक्वायर्ड है वो ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल में। थर्ड है इलेक्ट्रोपोरेशन, दैट द यूज्ड व्हेन प्लांट टिश्यू डज नॉट कंटेन सेल वॉल। जब प्लांट टिश्यू में सेल वॉल नहीं होता है तो उस टाइम पे यूज किया जाता है जिस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक, यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्स to create miniature pores in the plant through which DNA can enter. Fourth है micro injection technique used to directly inject foreign DNA into the cell. इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, देखिए एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी which can lead to higher yield, drought and salinity resistance शो करेगा। दूसरा है कि पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट, रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज जैसे बीटी कॉटन। थर्ड है न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट, बायोफोर्टिफिकेशन, गोल्डन फाइबर। Fourth, environmental benefit, lower carbon footprint, adaptability to climate change, and soil conservation. Other benefits are food security, reduction in post-harvest losses, etc. GM क्रॉप का स्टेटस क्या है इंडिया में। द बीटी कॉटन 2002 में अप्लाई किया गया। इंसर्शन ऑफ जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम बी थ्रिंजेनेसिस causes plant cell to produce crystal insecticidal proteins, often referred to cryptoproteins. Second है बीटी ब्रिंजल, cry1AC जीन यूज किया गया था इसमें, विच इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट।
थर्ड TMH-11, ये मस्टर्ड के लिए यूज किया गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द टू मस्टर्ड वेराइटीज। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करवाया गया कि जो कन्वेंशनल मेथड है उससे डिफिकल्ट है क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। एंड पॉलिनेशन वाज डन यूजिंग बार्नेस एंड बार्स्टर जीन। आपको यदि नहीं पूछा जब कौन सा जीन है, बार्नेस एंड बार्स्टर जीन। फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में कौन सा जीन था, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेंसिन्स, ये तो बोथ मस्टर्ड वेराइटीज। बार्नेस in Varuna induce a temporary sterility because of which it cannot naturally self-pollinate. Barster in Hera blocks affect the barnes allowing the seed to produce. उसी चीज को ये बॉक्स में समझाया गया कि बार्नेस में जो है स्टेरिलिटी प्रोवाइड किया जाता था ताकि जो है ये रिलीज ना करें और दैट इज नॉट ससेप्टिबल टू डिजीज। कंडीशन क्या है जीएमओ का इंडिया में, सी GAC is the responsible body which approves the large scale use and the release of GMO. Review Committee on Genetic Manipulation. It is established under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Tech. Third, Institutional Biosafety Committee ensures the biosafety at the international institutional values. Advisory क्या क्या है, Recombinant DNA Advisory Committee RDAC. State Biotechnology Coordination Committee, District Level Committee. These all will see the use of GMO. देखिए GEAC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। को चेयरमैन कौन होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेटिव। कंसर्न रिगार्डिंग जीएम क्रॉप, एक तो देखिए कंसर्न के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया कि इकोलॉजिकल कंसर्न है। एग्जांपल पीटी कॉर्न पोटेंशियली हार्म्स द मोनार्क बटरफ्लाई ऑन वाइल्ड मिल्क वीट। वीट्स हैव डेवलप, जो भी वीट्स हैं उसमें यदि आप इस तरह के जीन्स का मॉडिफिकेशन कीजिएगा तो वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेंगे। इसका एग्जांपल दिया गया है कि ग्लाइफोस्फेट ए पेस्टिसाइड यूज has surged and resistant, that is pink bollworms white fly in India has led to the higher pesticide dependent. इससे क्या हुआ कि पिंक बॉलवर्म जो कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है उससे पेस्टिसाइड का यूज बढ़ गया। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस अनदर इम्पैक्ट। थर्ड इज इकोनॉमिक लॉस भी होता है, जैसे कि एल्ड जो एक्सपेक्ट किया जाता है मोस्टली फेल कर जाता है। मार्केट मोनोपोली का वायोलेशन होता है, एथिकल इशूज हैं ही, एलर्जी भी आता है। वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए कि GEAC में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना चाहिए जो प्रोजेक्ट हैंडल किया जाए, एनिमल हेल्थ इंपैक्ट स्टडी होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है थर्ड लॉन्च पैड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड TLP प्रोजेक्ट एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो। TLP के बारे में देखते हैं, की फीचर्स क्या है। कॉन्फ़िगर्ड टू सपोर्ट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV एंड लॉन्च व्हीकल Mark 3 LMV3 विद द क्रायोजेनिक स्टेज एज वेल एज स्केल्ड अप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NGLV। जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्चिंग व्हीकल्स होंगे उसको हैंडल करेंगे ये TLP थर्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इनेबल्स हायर लॉन्च फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा मैक्सिमम जो हमारा लॉन्च कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा। एक तो लॉन्च कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में इंप्रूवमेंट आएगी, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कैरीड आउट होगी उसका भी इम्पैक्ट होगा। एक्सपेंडेड विजन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जो हमारा एक अल्टीमेट लक्ष्य है कि 2035-40 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समतुल्य भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाए, उसमें भी मदद मिलेगी। फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा एक स्पेस टूरिज्म इवॉल्व हो रहा है तो उसमें भी एक एज देगा TLP प्रोग्राम। करंटली इसरो के पास 2 लॉन्च पैड हैं श्रीहरिकोटा में। फर्स्ट लॉन्च पैड है जो सपोर्ट करता है पोलर सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल PSLV एंड स्मॉल सैटेलाइट को SSLV। सेकंड लॉन्च पेयर जो है वो GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या LMV को सपोर्ट करता है। NGLV प्रोग्राम क्या है? देखिए, it aims to develop a new rocket also known as Surya rocket to launch satellite spacecraft and payload. जो हम लोग पहले जो लॉन्च व्हीकल भेजते थे वो रीयूजेबल नहीं होते थे, बट अब जो लॉन्च व्हीकल भेजेंगे दैट विल बी द रीयूजेबल। इससे हमारा जो है ऑलरेडी जो लो कॉस्ट या फिर एफिशिएंट बजट है रिगार्डिंग रिसर्च, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। The booster stage will use semi-cryogenic propulsion using refined kerosene as a fuel and liquid oxygen as oxidizer. It will have 3 times the present payload capability with 1.5 times the cost of LMB-3. अभी हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, इट इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि इट इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि 4 स्टेज होते हैं। पहला सॉलिड या फिर लिक्विड, इस तरह से 4 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक स्टेज। GSLV, it is operational 4th generation launch vehicle with 3 stage and 4 liquid strap on motor. Important है, आप देख लीजिएगा इसको। It is used to communicate in geo transfer orbit using the cryogenic third stage. Small satellite launch vehicle SSLV is a 3 stage. जितने भी जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, SSLV, GSLV, ये कौन कितने स्टेज का है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्क्रैमजेट इंजन। DRDL जो एजेंसी है उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 122nd ग्राउंड टेस्ट फॉर एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो एक बार ये देख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम वाला है। तो कौन सी एजेंसी लॉन्च किया है? तो DRDL, नॉट DRDO। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो DRDL हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी एंड DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। क्या है ये? इंडोथर्मिक फ्यूल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इंडोथर्मिक क्या होता है कि जैसे जो भी हीट है सराउंडिंग्स में, ये मान के चलिए इंजन है, तो क्या करता है ये इसके आसपास के चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड नाउ ये जब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है तो विद इन इट केमिकल रिएक्शन चलता है, केमिकल रिएक्शन। It offers a dual benefit of significant cooling improvement and ease of ignition. एक तो कूलिंग कितना जरूरी है इंजन के लिए, दिस इज द वेल नोन फैक्ट, बट एट द सेम टाइम ये इग्निशन प्रोसेस को भी आसान बनाता है। अनदर की अचीवमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सिरामिक थर्मल बैरियर TBC। एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट हुआ है जो कि सिरामिक थर्मल बैरियर TBC कोटिंग। इससे क्या होगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है कभी कभी इंजन में, उस टाइम पे भी इंजन चलता रहे, सस्टेन करे, उसके लिए TBC बनाया गया। Ceramic TBC has high thermal resistance and is capable of operating beyond the melting point of steel. Okay, it can operate beyond the melting point of steel. जिससे क्या है कि जैसे मान के चलिए आप 9/11 का अटैक देखे होंगे, वो जो बिल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट स्टील से बनी हुई थी, एकदम हाई वेराइटीज ऑफ स्टील थी। एंड जब वो अटैक हुआ था तो वो स्टील भी बर्न हो गया था। बट इस केस में क्या है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सस्टेन कर लेगा उस टेम्परेचर को भी। जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDL एंड DST लेबोरेटरी। एंड इससे क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं वो बनाने में हमको मदद मिलेगी। और इंडिया ऑलरेडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ एलीट क्लब, जहाँ पे कि स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया गया।
स्क्रैमजेट इंजन क्या है? मीन्स अ सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है. It is an improvement over ramjet engine as it efficiently operates as at the hypersonic speed allows supersonic combustion. Ramjet क्या है? Ramjet is a form of air breathing jet engine that uses the vehicle forward motion to compress incoming air for combustion without rotating compressor. Dual mode ramjet is also a variant of air breathing engine. और क्या क्या की फीचर्स हैं? यूज फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक, depends on the assisted takeoff. Both ramjet and scramjet cannot produce thrust at ground airspeed at zero airspeed, which means they cannot move a spacecraft from a standstill. Therefore, scramjet powered vehicle requires assisted takeoff by rocket to accelerate to a speed where it began to produce thrust. एडवांटेज क्या क्या है स्क्रैमजेट इंजन की? इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाती है. फिर हमारा स्पेस में जो एक रीच है वो भी इंक्रीज होगा. हाई स्पीड मैक 6 तक गेट्स पा सकते हैं, जिससे कि हाइपरसोनिक डिवाइस वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं. चैलेंजेस क्या क्या है स्क्रैमजेट में? हाई इनिशियल कॉस्ट, इंटीग्रेशन इशूज, एक्टिव कूलिंग सिस्टम. तो ये सारी चीजें और कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स है, हम लोग इसको भी देख. जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन. Researchers have successfully teleported a quantum state of light over 30 km of fiber optic cable. This breakthrough shows the potential of quantum and classical network to share the same infrastructure. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्वांटम और जो क्लासिकल मैकेनिक्स थे उनको अलग अलग देख रहे थे, बट ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उनको हम लोग सेम टाइप से यूज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार. इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग इंटेंगल्ड स्टेट and preserving their identities across distance. जैसे दो पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, मान के चलिए इंटेंगल्ड स्टेट आपको समझाते हैं कि यहाँ पे वजन दीजिएगा, यहाँ पे वेट मान के दीजिए आप, तो ये पार्टिकल उठ जाएगा. यहाँ पे आप वेट पुट करेंगे तो ये उठ जाएगा. तो मतलब एक को जब इफेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा इफेक्टेड हो रहा है, तो ये है इंटेंगल्ड स्टेट. सिग्निफिकेंस क्या है? इट पेव्स द वे फॉर क्वांटम इंटरनेट ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक फास्टर इंक्रिप्शन, इम्प्रूव्ड सेंसिंग एटसेट्रा. ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट न्यूज़ है एटॉमिक क्लॉक. क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक हैज बीन डेवलप्ड इन यूनाइटेड किंगडम. एटॉमिक क्लॉक है क्या? एटॉमिक क्लॉक इज अ टाइप ऑफ क्लॉक दैट यूजेस अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम. कौन सा एटम का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूज करता है? तो सीजियम और रुबिडियम का. टू कीप टाइम विद द एक्सट्रीम एक्यूरेसी. इट इज क्लेम दैट द क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक विल लूज लेस देन 1 सेकंड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स. इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है कि क्वांटम बेस्ड जो क्लॉक होंगे वो बिलियंस ऑफ ईयर में फ्यू सेकंड की ही इनएक्यूरेसी होगी. बेनिफिट क्या होगा क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक का? इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जीएनएसएस का इंप्रूवमेंट होगा. इनहांस द एक्यूरेसी ऑफ एडवांस्ड वेपन सिस्टम लाइक गाइडेड मिसाइल्स, इनकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. इंडियाज फर्स्ट, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम परफॉर्म टेली सर्जरीज. पहला जो रोबोट जो है उन्होंने टेली सर्जरीज परफॉर्म किया. न्यूज़ क्या है देखिए, इंडियाज इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट है रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज विथ लेटेंसी ऑफ ओनली 40 मिलीसेकंड. लेटेंसी मतलब लैग. टेली सर्जरी क्या है? टेली सर्जरी यूजेस रोबोटिक एंड कैमरा टू अलाउ सर्जन्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन फ्रॉम एनी लोकेशन विद हाई स्पीड डेटा कनेक्शन. एसएसआई मंत्रा क्या है? इट इज द ओनली रोबोटिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड टू रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर टेली सर्जरीज एंड टेली proctoring. It was approved by CDSO. It performed the robotic beating heart totally endoscopic coronary artery bypass. और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके? एक तो सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए, मॉनिटरिंग रोबोट्स, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स में यूज किया जा सकता है. सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन रोबोट्स लाइक अल्ट्रा वायलेट सीवी यूवी लाइट क्लीनिंग में इंपॉर्टेंस हो सकता है. मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट, इसमें भी इंपॉर्टेंस हो सकता है.
framework for artificial intelligence diffusion. Recently, US administration released framework for artificial intelligence diffusion for the global AI market. बेसिकली जो AI में रेगुलेशन की कमी है उसको एड्रेस करने के लिए फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन नेटवर्क निकाला गया। इसके बारे में कुछ पढ़िए। इट सिक्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ AI टेक्नोलॉजी। जो भी बहुत तेजी से AI टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के रिगार्डिंग है। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा? एक्सेप्शंस फॉर सर्टेन एलाइज एंड पार्टनर्स, एक्सेप्शंस फॉर सप्लाई चेन्स, लो वॉल्यूम एक्सेप्शंस। अगला न्यूज है नैनोपॉड टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड नैनोपॉड बेस्ड टूल्स दैट कुड हेल्प टू डायग्नोस इलनेस with much precision and greater precision by analyzing signals from individual molecule। जो नैनोपॉड टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिस्ट जो है और अच्छी तरीके से ह्यूमन को ट्रीट कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल पार्टिकल जो ह्यूमन बॉडी में है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे। नैनोपॉड टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। It refers to the nanoscale hole embedded in the thin membered structure to detect potential charges, potential changes। ये potential जो भी changes होगा उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर जाके it makes the possible sequence of nucleic acid। ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका पॉसिबल सीक्वेंस बनाएगा एंड इससे जो डिजीज मार्कर है उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड फिर अर्ली डायग्नोसिस सजेस्ट करेगा। नैनो बबल टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट लॉन्च द नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर फॉर नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली। नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है? Nano bubbles, there are 70 to 180 nanometers in size, 2500 times smaller than a single grain of salt. Nano bubbles have a strong negative surface change that prevents them from coalescing and it also enables them to physically separate small particles। बेसिकली बोला कि नैनो बबल जो पार्टिकल है वो कोलेस नहीं कर सकता है और ये सेपरेट हो सकता है एंड इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल जो अटैच हो जाता है उसको सेपरेट करना इजीली होगा। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC अभी रिसेंटली रिकंस्टिट्यूट किया गया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश कब किया गया है? स्टैब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। किसके अंडर फंक्शन करता है? आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के अंडर फंक्शन करता है। इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग। स्पार्टैक्स मिशन के बारे में हम लोगों ने सुना है। इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि चेजर और टारगेट यूज किया गया है। बेसिकली होता ये है कि देखिए स्पेस में जाएंगे तो क्या होना कि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, दैट मींस देयर इज वेरी लेस ग्रेविटी। तो एक चेजर, ये मान के चलिए चेजर है, ये क्या है? टारगेट। तो ये क्या करेगा? इससे अटैच होगा, फिक्स हो जाएगा, फिर अलग अलग हो सकता है। तो इसी को स्पेस डॉकिंग, यही चीज स्पेस में परफॉर्म करना इजी नहीं होता है, तो इसको परफॉर्म किया गया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन का सपना है उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स और डिफरेंट सब्स्टिट्यूट जोड़े जाएंगे, उसमें आसानी मिलेगी। इससे जो हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने में आसान होगा और अदर इंडिजिनस चीजों को डेवलप करने में आसानी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई लॉन्च्ड। पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कौन है? फायरफ्लाई। किसे लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के थ्रू लॉन्च किया गया। फायरफ्लाई इज अ पिक्सल फ्लैगशिप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फीचरिंग ऑफ 6 हाईएस्ट रेजोल्यूशन कमर्शियल हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टू डेट। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होता है कि रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कितने हैं अभी? बस कुछ ही है। अगला आर्टिकल है कि क्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसरो अचीव्ड अ माइलस्टोन इन कॉपी सीड्स अब्रॉड PSLV C60 क्रॉप एक्सपेरिमेंट हैज प्लॉटेड लीव्स इन स्पेस विद इन। ओके, ये इसरो का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि इन्होंने कॉपी सीड को स्पेस में ले जाया गया और वहां पे जो है सीड्स जो है उग गए थे विद इन 4 days। इट वाज इसरोज फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड पार्ट ऑफ क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। Currently owned and operated by Indian Institute of Astrophysics. It was established in 1899. तमिलनाडु में है नियर पलनी हिल्स। मिशन स्कॉट, रिसेंटली मिशन स्कॉट लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
कॉन्ग्रेचुलेटेड द आंतर टीम फॉर द सक्सेस ऑफ मिशन स्कॉट। मिशन स्कॉट क्या था? क्रिएटिंग मैप फॉर स्पेस बाय ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। बेनिफिट क्या क्या होगा? जब प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, फिर बेटर ट्रैकिंग एक्यूरेसी इन सैटेलाइट। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ग्रोइंग इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस का काम करेगा। मिथाइल ग्लोबल amine, FSSAI provided clarification in the guideline for the usage of methyl global amine, जो हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। FSSAI ने मिथाइल ग्लोबल अमाइन को बैन कर दिया था 2016 में एंड लिफ्टेड इन 2021, बट इट इज येट टू नोटिफाई द सेम। लेकिन अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया। इट इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ B12, essential to regulate vital bodily functions like cell multiplication, blood formation and protein synthesis. Vitamin B12 is a water solution soluble vitamin integral to DNA synthesis, RBC production and neurological function. Other forms of vitamin B12 कौन कौन से हैं? Cyanocobalamin, hydroxycobalamin, sources milk product used in Alzheimer's disease, diabetic neuropathy, etc. HMPV. China has experienced a huge surge in HMPV, particularly under 14 years of age. HMPV क्या है? रेस्पिरेटरी वायरस है, माइल्ड फंक्शंस। सिम्टम्स क्या है? कफ, फीवर, नेजल कंजेशन एक्सेट्रा। एंटीवायरल थेरेपी एंड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नोरो वायरस, यूएस सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन हैज रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट सर्च इन नोरो वायरस केसेस। इट इज हाईली कॉन्टेजियस वायरस, स्टोमक फ्लू से रिलेटेड है। CAR T सेल थेरेपी, सेंट्रल ड्रग CDSO ने अप्रूव कर दिया है CAR T सेल थेरेपी फॉर ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए CAR T सेल थेरेपी को अप्रूव कर दिया गया है। बॉडी मास इंडेक्स, endocrinologist from the Diabetic Foundation of India updated India's BMI guidelines. India's obesity guidelines after 15 years, replacing overweight by obesity grade 1 and grade 2. BMI एक बॉडी वेट का जो मेजरिंग इंडेक्स है। ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप कार्ड। WHO and GARDP jointly released report on policy and regulation preventing antibiotic shortage in low and middle class income. नेक्स्ट न्यूज है न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस वो डिवाइस है जो कि हाउ ह्यूमन बॉडी, जो कि आइडिया देता है कि हाउ ह्यूमन बॉडी सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन पेन। इट इज इंस्पायर्ड बाय हैबिचुएशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आर्टिकल, टाइटेनियम। रिसेंटली इंडियन फर्म बिकेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू कमीशन अ वैक्यूम आर्क रिमेंटलिंग VR furnace for producing aerospace grade titanium alloy. Pink fire retardant, Phosgene. Recently Los Angeles authority used pink fire retardant to combat wildfires. So this is all about it, and ये साइंस एंड टेक का ये था पार्ट। थैंक यू वेरी मच।